नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। फिर से आपका स्वागत राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में। और आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक नए और एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल बीए फर्स्ट ईयर में, अपितु चाहे मैं एमए की बात करूं, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की बात करूं, चाहे हम नेट की बात करें, उसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। कई बार थोड़ी लैंग्वेज बदल कर प्रश्न दे दिया जाता है, विद्यार्थियों को परेशानी होती है। इसलिए टॉपिक को हमें आसान शब्दों में समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। यह है राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बारे में भी समझाया है पूर्व के वीडियो में। ये जो सिद्धांत है एक्चुअली व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप आया। व्यवहारवादी क्रांति हम जानते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान के कारण जो परंपरागत राजनीति विज्ञान ने सिद्धांत दिए, जो विचार दिए, जब 1930 से कुछ समस्याएं शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, आर्थिक मंदी, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, तो इसमें कुछ जो कई समस्याएं आई, परमाणु हथियार बनने लगे, परमाणु बम का आविष्कार हुआ, शस्त्रों की दौड़ शुरू हुई। तो इन समस्याओं का समाधान जब परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत थे उनमें ढूंढने की कोशिश की गई, तो उनका बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में, उसके प्रत्युत्तर में एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत हुई, जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा गया। और इस आधुनिक राजनीति विज्ञान का उद्देश्य था एक ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाए जिनको हम सत्यापित कर सकें। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में जिस प्रकार सिद्धांत हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में भी सिद्धांत होने चाहिए। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान को एक वास्तव में विज्ञान का रूप दिया जाए, एक नए राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत की जाए जो वैश्विक स्तर पर जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, आतंकवाद, परमाणु हथियार, शस्त्रों की दौड़, बुजुर्गों के अकेलापन, महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास करने चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाए जिनसे इन समस्याओं के समाधान में मदद मिल सके। तो इसका जो उद्देश्य था वो था आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का। और आधुनिक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है व्यवहारवाद, जिसने ये कहा कि हमें मनुष्य के व्यवहार, ऐसे व्यवहार का अध्ययन करना है जिसे हम देख सकें, मापन कर सकें, उसका सत्यापन कर सकें, और इसके आधार पर हम तथ्यों के आधार पर अपने ऐसे राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करें जो विज्ञान की कसौटी पर खरा हुआ हो, अर्थात जिन्हें उन सिद्धांतों को हम सत्यापित कर सकें। कल्पनावादी नहीं होने चाहिए वो सिद्धांत। वर्तमान में जैसी समस्याएं आ रही हैं, जिसका सॉल्यूशन उसी रूप में व्यावहारिक और अनुभववाद के आधार पर उस समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये जो राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, ये भी व्यवहारवाद से ही आया है। इसका उद्देश्य क्या है? सिद्धांत को राजनीति विज्ञान कि हमने जो टॉपिक है उसके अंतर्गत डाला है। दुनिया के देशों में हम जानते हैं अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। दुनिया में कई सारे देश हैं जिन्हें हम राजनीति विज्ञान की शब्दावली में राज्य बोलते हैं। हर राज्य का, देश का अपना एक सिस्टम भी है, एक व्यवस्था है। और किसी भी देश की एक व्यवस्था किन परिस्थितियों में अच्छे से काम करती है। कई बार उस देश की व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है, कई बार बिगड़ जाती है। कई बार कई देशों में क्रांतियां होती हैं, आंदोलन होते हैं, हिंसक क्रांति होती हैं, और वो कहीं न कहीं उस देश की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उनकी व्यवस्थाओं में गड़बड़ हो जाती है और उसका प्रभाव उस देश की राजनीति पर पड़ता है, देश की सरकार पर पड़ता है, शासन व्यवस्था में डामाडोल की स्थिति हो जाती है। तो देश की सरकार
या देश तभी अच्छे से कार्य कर सकता है, देश की शासन व्यवस्था तभी अच्छे से काम कर सकती है जब उसकी व्यवस्था, उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अच्छे से काम करे, उस देश का जो संगठन है, जो ढांचा है वो अच्छे तरीके से काम करे। उसकी व्यवस्था में यदि कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। यदि हम उस देश की शासन व्यवस्था में, उस देश की व्यवस्था में जो संरचनाएं काम कर रही हैं उस देश में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कई उप संरचनाएं काम कर रही हैं, छोटी छोटी राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये समस्या किसी भी स्तर पर हो सकती है। यदि हम उन समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो राजनीतिक व्यवस्था में गड़बड़ की स्थिति पैदा हो जाएगी, उसमें उलट पुलट हो सकता है, वह व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए उस देश की व्यवस्था सही तरीके से कार्य करे, इसके लिए जरूरी है कि जो समय समय पर जो संकट आ रहे हैं उन संकटों के प्रत्युत्तर में उस व्यवस्था को मजबूत किया जाए, व्यवस्था में जो कई बार रुकावटें आती हैं उन रुकावटों को दूर किया जाए ताकि व्यवस्था वो अच्छे तरीके से काम कर सके। कई संरचनाएं और जो उपसंरचनाएं सही तरीके से काम नहीं करती तो उनमें सुधार किया जाए ताकि वो व्यवस्था सही तरीके से काम कर सके। तो किसी देश की शासन व्यवस्था, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था किन आधारों पर काम करती है, किस तरीके से उस व्यवस्था का निर्माण होता है, इस सिद्धांत को राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है। मैं बता चुका हूं व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप आया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के कई सारे जो देश हैं स्वतंत्र हुए। जब कई सारे देश स्वतंत्र हुए तो उन देशों ने अलग अलग व्यवस्थाओं को स्वीकार किया। किसी में लोकतंत्र आया, किसी में साम्यवाद आया, किसी ने शासन व्यवस्था के अलग स्वरूप को स्वीकार किया। लेकिन यह देखना जाने लगा कि कई देशों ने लोकतंत्र को स्वीकार किया, लेकिन उन सब में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होने के बावजूद किसी देश की व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरीके से सफल रही, लेकिन किसी देश की व्यवस्थाओं में कई रुकावटें आई, कई हिंसक क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था किन किन तत्वों से प्रभावित होती है और किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था किन परिस्थितियों में अच्छे से कार्य करती है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो होना जरूरी है किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की अच्छे से कार्य करने के लिए। तो इसके लिए इस उपागम का, इस सिद्धांत का निर्माण हुआ ताकि हम पता लगा सकें कि किसी देश की व्यवस्था के अच्छे रूप से कार्य करने के लिए, उसके सफल होने के लिए किन किन शर्तों का होना जरूरी है। और इस उपागम के आधार पर हम ये देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि कौन सी देश की शासन व्यवस्था सफल है, कौन सी देश की शासन व्यवस्था अभी संकटों से जूझ रही है। तो इस सिद्धांत का निर्माण इसके लिए किया गया है ताकि हम विश्व के सभी देशों की शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। तो ये जो सिद्धांत है व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप आया। राजनीति के अंतर्गत जो व्यवहारवाद का सिद्धांत था उसके मैं आपको बता चुका हूं, डेविड ईस्टन उसमें 8 सिद्धांत दिए थे और 8 में से 2 सिद्धांत हैं, क्रमबद्धीकरण, एक तो क्रमबद्धीकरण और अंतः अनुशासनात्मकता। ये जो दोनों बिंदु हैं ये हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जो व्यवस्थाएं कहते हैं कि संरचना उपसंरचना तरीके से क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से कार्य करनी चाहिए। सारी संरचनाएं उपसंरचनाएं जो देश में काम करती हैं, संरचनाएं और उपसंरचनाएं तरीके से कार्य नहीं करेंगी, व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं करेंगी तो व्यवस्था असफल हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे भारत है, भारत में शासन प्रशासन कार्य करता है, पूरा सिस्टम सही तरीके से कार्य कर रहा है, लेकिन ऐसा हो जाए कि लोगों की जो मांग है, लोगों के अधिकार के लिए जो उनके प्रार्थना पत्र हैं, जो उनकी मांगे हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उन मांगों की तुलना में सरकार यदि निर्णय नहीं ले पाए जो उसे निर्णय लेने चाहिए तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार के द्वारा समय पर निर्णय लेकर उनका त्वरित समाधान करना जरूरी है। लोगों के मध्य फीडबैक सही जाना चाहिए कि सरकार उनके हित में कार्य कर रही है।
यदि कहीं न कहीं लोगों की मांगों को या लोगों के सही मांगों को यदि निर्णय में नहीं बदला गया तो कहीं न कहीं एक विरोध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? व्यवस्था का सही होना। ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो व्यवस्था सही रूप में सही तरीके से कार्य करनी चाहिए। अंतः अनुशासनात्मकता की मैंने आपको बात बताई थी, इसका मैंने अर्थ भी बताया था कि समाज विज्ञान में की कई उपशाखाएं हैं, जैसे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, मानव साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ये सभी समाज विज्ञान के उपविषय हैं। ये पहले समाज विज्ञान होता था, बाद में इन सबकी अलग अलग शाखाएं हो गई। अब समाज विज्ञान के सभी विषयों का आपस में मिलजुल कर अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व के कई सारे पक्ष हैं, हम केवल उसके मनुष्य के अंदर राजनीतिक पक्ष नहीं होता, उसका आर्थिक पक्ष भी होता है, उसका सामाजिक पक्ष भी होता है, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है, कई सारे पक्ष होते हैं मनुष्य में। तो हम केवल मनुष्य के केवल राजनीतिक पक्ष का जब अध्ययन करेंगे, राजनीति विज्ञान में हम मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन राजनीतिक पक्ष में कई अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य राजनीति में जो भूमिका निभाता है वो कहीं उसे समाज का भी फर्क पड़ेगा, वो समाज से ज्ञान लेगा और फिर समाज में उसका ज्ञान को वो अपना योगदान भी देगा। तो कहेंगे सामाजिक परिस्थितियों से मनुष्य की राजनीति प्रभावित होती है, आर्थिक तत्वों से भी राजनीति प्रभावित होती है। हम जानते हैं चुनावों में आर्थिक तत्व कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मनोविज्ञान, मनुष्य का जो चिंतन है, मनन है, वो सोचेगा, समझेगा, उसके बाद वो राजनीति में अपनी भूमिका निभाएगा। तो इस प्रकार जो राजनीति है वो कई तत्व उसको प्रभावित करते हैं, और वो समाज विज्ञान के जो विषय हैं अलग अलग, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, ये सभी राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि समाज विज्ञान के जितने भी विषय हैं उन सबका समग्र रूप में अध्ययन करना चाहिए, सबका मिलजुल कर अध्ययन करना चाहिए। अन्य विषय में जो शोध हो रहे हैं, जो हमारे विषय से संबंधित हैं, उनका लाभ लेना चाहिए, ताकि अनावश्यक धन और समय की बर्बादी ना हो, और सभी विषयों के शोध और रिसर्च का फायदा लेते हुए अपने विषय को परिष्कृत करना चाहिए। इस प्रकार समाज विज्ञान के सभी विषयों का समग्र रूप में, समेकित रूप में मिलजुल कर अध्ययन करना ही अंतः अनुशासनात्मकता कहलाती है। उसकी उपादेयता मैं आपको इस सिद्धांत के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का जो सिद्धांत है इसका जन्म पॉलिटिकल साइंस में आया, लेकिन ये अन्य समाज विज्ञानों से आया है। पहले इसका उदय अन्य समाज विज्ञानों में हुआ, वहां से फिर ये राजनीति विज्ञान में आया है। अंतः अनुशासनात्मकता पहले उसको सिद्धांत किसी अन्य विषय में था, वहां से समाज विज्ञान की अन्य शाखा से इसको फिर राजनीति विज्ञान में लिया गया। जैसे ये जो सिद्धांत था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जीव शास्त्र में चला था। किसमें चला था? जीव शास्त्र, बॉटनी, जीव शास्त्र में। बर्टन लेफी है, उन्होंने इस सिद्धांत को जन्म दिया। ये कहते हैं इस सिद्धांत जब जीव शास्त्र में आया, उसका मतलब ये था, बर्टन लेफी ने कहा कि जो मनुष्य का जो शरीर है ये एक प्रकार की व्यवस्था है, सिस्टम है। जिस प्रकार देश का अपना पूरा सिस्टम है, उसी प्रकार मनुष्य का भी तो अपना एक सिस्टम है। मनुष्य में सब अंग देखिए काम कर रहे हैं, सभी अंग आपस में जुड़े हुए हैं। एक अंग की यदि व्यवस्था खराब हो जाए, एक अंग सही तरीके से कार्य ना करे, तो दूसरे जो अंग हैं उन पर भी कहीं कहीं फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मानव शरीर एक प्रकार की व्यवस्था हो गई, और ये व्यवस्था तभी अच्छे से कार्य कर सकती है तब कि सारे अंग सही तरीके से कार्य करें। यदि एक अंग भी यदि सही तरीके से कार्य ना करेगा तो पूरे मानव शरीर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो मानव शरीर है ये एक प्रकार की व्यवस्था है, और पूरा जो शरीर है, पूरे अंग हैं, चूंकि आपस में अंतर्निर्भर है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक अंग के खराब होने का या एक अंग में कोई समस्या होने का प्रभाव दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। इसलिए मानव शरीर एक व्यवस्था के रूप में तभी अच्छे से काम कर सकता है जब सभी अंग अच्छे से काम करें, और यदि कोई अंग में गड़बड़ी होती है, किसी अंग में कोई समस्या होती है, तो तत्काल प्रभाव से उस अंग में जो समस्या हो रही है उस समस्या को दूर करना जरूरी है, ताकि पुनः मानव शरीर के रूप में एक व्यवस्था अच्छे से काम कर सके। इसलिए
राजनीतिक व्यवस्था कहता है कि सिद्धांत कहता है कि पूरे मानव शरीर का समग्रता के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, पूरी व्यवस्था का अध्ययन होना चाहिए, पूरी व्यवस्था को चेक करना चाहिए और कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो उसे दूर किया जाना चाहिए ताकि व्यवस्था वो अच्छे से कार्य कर सके। सबसे पहले जीव शास्त्र में आया, उसके बाद ही फिर मानव शास्त्र में आया। लेवी स्ट्रॉस ने यह सिद्धांत दिया था। मानव शास्त्र, फिर ये समाज शास्त्र में आया, साइकोलॉजी। ट्रालकोट पार्सन्स ने सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने ये कहा, टालकोट पार्सन ने, कि समाज भी तो एक प्रकार की व्यवस्था है। जिस प्रकार मानव शरीर एक प्रकार की व्यवस्था है, मनुष्य में जो कई सारे अंग हैं और कई सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, और मानव शरीर कब अच्छे से काम कर सकता है, जब सारे जो शरीर हैं वो अच्छे, और शरीर के जो अंग हैं वो भी अच्छे से काम करें। एक अंग प्रभावित होगा तो अन्य अंग भी प्रभावित होंगे, पूरा मानव शरीर प्रभावित होगा। तो इसके बाद में समाज शास्त्र में जब ये सिद्धांत टालकोट पार्सन्स लेके आए तो उन्होंने कहा कि मानव शरीर की भांति समाज भी एक प्रकार का सिस्टम है, समाज भी एक प्रकार की व्यवस्था है। समाज हम देखते हैं, इसमें भी कई सारी संरचनाएं हैं, कई सारी उपसंरचनाएं हैं। एक समाज जब भी अच्छे से काम कर सकता है जब उसके अंदर जितनी भी संरचनाएं हैं, उपसंरचनाएं हैं, जितने समूह हैं, जितने संगठन हैं, वो अच्छे से कार्य करें। यदि संरचनाएं और उपसंरचनाएं अच्छे से काम नहीं करेंगी तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, समाज का ढांचा बिगड़ सकता है। तो समाज एक प्रकार की व्यवस्था है और समाज एक व्यवस्था के रूप में तभी सफल हो सकता है जब उसके अंतर्गत काम करने वाली संरचनाएं, उपसंरचनाएं, ढांचे, संगठन सभी अच्छे से काम करें। यदि कोई गड़बड़ होती है तो उस गड़बड़ को तत्काल प्रभाव से सुधार उसमें करना चाहिए ताकि दोबारा जो समाज है वो सही रूप में काम कर सके। यदि हम गड़बड़ में कोई कमी को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था में समस्या पैदा हो सकती है, वो व्यवस्था खराब हो सकती है और फिर वो बहुत बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए व्यवस्था को सही करने के लिए उसमें जो समय समय पर जो कमियां आती हैं उनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टालकोट पार्सन ने समाजशास्त्र में इस रूप में सिद्धांत दे दिया। बाद में समाजशास्त्र में रेडक्लिफ ब्राउन का नाम भी है, रेडक्लिफ ब्राउन, मिलोनोवस्की, इन्होंने भी इस सिद्धांत को समाजशास्त्र में दिया। ये जो सिद्धांत है कई समाज अलग अलग समाज विज्ञानों में चला है। देखो सोशलॉजी में भी आ गया, उसके बाद राजनीति विज्ञान में भी आया। राजनीति विज्ञान में जो ये सिद्धांत है, राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत है डेविड ईस्टन ने दिया था, डेविड ईस्टन ने, है ना। और बाद में आमंड और पावेल आए, आमंड और पावेल। डेविड ईस्टन ने जो सिद्धांत दिया उसको हम आगत निर्गत मॉडल भी बोलते हैं, आगत और निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। जबकि बाद में आमंड पावेल आए, उन्होंने फिर इस सिद्धांत में कुछ सुधार किया जो डेविड ईस्टन ने दिया था, और इस सिद्धांत को उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का नाम दिया था, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। है व्यवस्था सिद्धांत के दोनों भाग। इसका जो सिद्धांत है वो आगत निर्गत मॉडल के नाम से जाने लगा और आमंड व पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के नाम से सिद्धांत को जाने लगा। उसके बाद हम बात करें तो लोक प्रशासन में भी सिद्धांत आया, लोक प्रशासन। चेस्टर बर्नार्ड ने सिद्धांत दिया था ये, चेस्टर बर्नार्ड। लोक प्रशासन में भी देखो सिद्धांत चला व्यवस्था का कि प्रशासन भी एक प्रकार की व्यवस्था है। और प्रशासन कब अच्छे से काम कर सकता है, जब उसमें जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जो संरचनाएं काम कर रही हैं, जिनके ऊपर कार्य का दायित्व, सभी अच्छे से कार्य करें। कहीं गड़बड़ी आई, पूरा प्रशासन गड़बड़ में आ जाएगा। तो पूरा प्रशासन को सही करने के लिए उसमें जो काम करने वाली संरचनाएं हैं, उपसंरचनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो सही तरीके से कार्य करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी ये चेंज चला है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी सिद्धांत आया। राजनीति, मॉर्टन कैप्लोन, मॉर्टन
कैप्लोन ने सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार ये अलग अलग समाज विज्ञानों में अलग अलग लोगों ने इस सिद्धांत को जन्म दिया, इसका समर्थन किया। सबसे पहले जीव शास्त्र से चला और उसके बाद देखिए समाज विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में इस सिद्धांत को अलग अलग नाम से ये सिद्धांत आया है। कहने का इतना सा मतलब है कि एक व्यवस्था है, व्यवस्था में कई संरचनाएं होती है, कई उपसंरचनाएं होती है, और व्यवस्था तभी अच्छे से काम कर सकती है जब उसमें कार्य करने वाली संरचनाएं, उपसंरचनाएं हैं जो उस कार्य को कर रही हैं वो अच्छे से काम करें। यदि वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं कहीं गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को दूर किया जाना चाहिए ताकि व्यवस्था वो अच्छे से काम कर सके। तो इस प्रकार ये मैं आपको बताया था हूं कि ये जो सिद्धांत है राजनीतिक व्यवस्था का, ये एक्चुअली व्यवहारवादी क्रांति की देन है। व्यवहारवाद में जो लक्षण थे, क्रमबद्धीकरण, अंत अनुशासनात्मकता, इसके ये भी कहीं राजनीतिक व्यवस्था में नजर आते हैं। और देखो मैं आपको व्यवहारवादी क्रांति का एक नया पक्ष और बता देता हूं कि व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में जब आधुनिक दृष्टिकोण आ गया तो कई शब्द बदल गए, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत जो मैं आपको बताऊंगा उसमें कई शब्द आपको नए रूप में मिलेंगे। कई सिद्धांत जैसे राजनीतिक समाजीकरण भी है, राजनीतिक संस्कृति है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की देन है। व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप ये नए रूप में नए नाम के रूप में सामने आए हैं। पुराने रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत को अलग नाम से जाना जाता था। जैसे हम यहां पर बार बार एक राजनीतिक प्रणाली वर्ड आएगा, यहां पे राजनीतिक प्रणाली, ये व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप जिसे पहले राज्य कहा जाता था उसे अब इस आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या कहा जाता है? राजनीतिक प्रणाली। जिन्हें हम पदों बोलते थे पहले पद, अब उनका नया वर्ड आ गया व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप भूमिकाएं। क्या आ गया? भूमिकाएं। जिन्हें पहले शक्तियां कहा जाता था अब उनका नया वर्ड आ गया कृत्य। जब राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये नाम आएंगे वहां पर आपके लिए, तो हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पहले जिसे राजनीतिक प्रणाली कहते हैं, पहले राज्य कहते थे। राज्य तो सारे कार्य कर रहा है। पदों की जगह भूमिकाएं नया शब्द आ गया, शक्तियों की जगह क्या आ गया? कृत्य आ गया। संस्थाएं, इसकी जगह नया वर्ड आ गया संरचनाएं। जो संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं बोल रहा था ना कि राज व्यवस्था में संरचनाएं और उपसंरचनाएं काम कर रही हैं। इसका मतलब जो भी संस्थाएं काम कर रही है जिनके ऊपर उस कार्य का दायित्व है, जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं यदि तरीके से कार्य नहीं करेंगी तो प्रशासन सही तरीके से काम नहीं करेगा, राज्य सही तरीके से काम नहीं करेगा, एक देश अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। इसके लिए उन संस्थाओं का सही रूप में कार्य करना जरूरी है, और कोई गड़बड़ी तो उन संस्थाओं में जो गड़बड़ी है उसको दूर किया जाना चाहिए। तो संस्थाओं की जगह नया वर्ड क्या आ गया है? संरचनाएं। तो जब मैं संरचनाएं बोले इसका मतलब क्या है? कॉमन वर्ड संस्थाएं। ठीक है। फिर एक है लोकमत, जनता का मत। जनता किसी विषय पर क्या सोचती है, उसकी जगह नया वर्ड है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति एक नया वर्ड आ गया है। राजनीति के प्रति सोच, उनके विचार, उनके मूल्य, उनके आदर्श क्या कहलाते हैं? लोकमत। जिसे पहले लोकमत कहा जाता था उसे अब क्या कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति। एक है नागरिकता की, जैसे नागरिकता, अच्छे गुण, राजनीति के प्रति जो अच्छे गुण हैं, लोगों को अच्छी समझ विकसित करना, अच्छे चरित्र की शिक्षा देना, पहले नागरिकता कहा जाता था, आजकल उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार ये शब्द हमें कई देखने को मिलेंगे। राज्य की जगह राजनीतिक प्रणाली वर्ड हमें नजर आएगा। ऐसा व्यवहारवादी क्रांति की देन है। जब आधुनिक राजनीति विज्ञान की जब शुरुआत होती है तो जो पुराने कुछ शब्द हैं उनके स्थान पर नए शब्द प्रयुक्त हुए, लेकिन इनका तात्पर्य वही है। पदों की जगह भूमिकाएं, शक्तियों की जगह कृत्य, संस्थाएं की जगह संरचनाएं, लोकमत की जगह राजनीतिक संस्कृति और नागरिकता की जगह राजनीतिक समाजीकरण। अब कई हमें
समाज विज्ञान देखो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण मैंने बताया था, ये राजनीतिक संस्कृति जो राजनीतिक समाजीकरण है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में चलते हैं। तो सोशियोलॉजी से हमने राजनीति विज्ञान में ले लिए, क्योंकि कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं। हमारी जो सोच है, हमारे मूल्य हैं, हमारे विचार हैं, वो राजनीति को प्रभावित करते हैं। नागरिकता की शिक्षा, यदि अच्छे नागरिक के गुण होंगे तो राजनीतिक जो है उस देश की राजनीति अच्छे से कार्य करेगी। तो कहीं ये भी राजनीति से जुड़ा हुआ टॉपिक हो गया, ये समाज विज्ञान से आए हैं। एक नया टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बाद में, राजनीतिक विकास, वो अर्थशास्त्र से आया है कि किसी देश का हम विकास के बिंदु कैसे पता लगाएं, उस देश का राजनीतिक विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो उसके जो उसमें जो बिंदु बताए हैं उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि इस देश का विकास का आधार क्या है। तो ये जो है ये कहीं की व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप जो अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आया था, उसके फलस्वरूप कई समाज विज्ञानों से सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आए हैं। तो हम सबसे पहले इस राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पहले बात करें, राजनीति का मतलब समझते हैं हम राजनीतिक पॉलिटिकल, राजनीति के अंतर्गत अब हम व्यवस्था का अर्थ बता दें। व्यवस्था का सिंपल मतलब है संगठन, है ना, क्या है वो संगठन। जैसे एक कॉलोनी की व्यवस्था हो गई, एक जिले की व्यवस्था हो गई, तो व्यवस्था का मतलब संगठन जो कैसा हो, व्यापक हो, बड़ा हो, कैसा हो, व्यापक, बड़ा होना चाहिए, है ना। और उसमें जो सभी जो तत्व हैं, सभी तत्व आपस में कैसे हों, जुड़े हों, आपस में जुड़े हों, तत्व कह लीजिए, है ना इसको, या फिर अंग कह लीजिए, वो सभी आपस में कैसे होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, और एक सीमाएं भी होनी चाहिए, बाउंडेशन, उसको हम बोलेंगे व्यवस्था। जैसे मानव शरीर एक व्यवस्था है, तो मानव में तो कई सारे अंग हैं, एक व्यापक रूप है मानव शरीर का, कितने सारे अंग इसमें काम कर रहे हैं, सभी जो अंग हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक अंग में कुछ होगा दूसरा अंग भी उससे प्रभावित होगा, और इसकी सीमाएं भी है, अपने हर अंग की एक सीमा है, उस पर हम ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। किसी भी अंग पर यदि हमने ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करी, सीमा से ज्यादा दबाव यदि उसके पर आएगा, तो कहीं की वो अंग प्रभावित होगा, और उस अंग का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर पर पड़ेगा। जैसे हमारी दौड़ने की एक सीमा है, हम जब एक सीमा से जब ज्यादा दौड़ लेंगे तो जो पैरों का दर्द है वो कहीं पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, उसका प्रभाव मस्तिष्क पर भी आएगा। तो इस प्रकार व्यवस्था का मतलब क्या है, एक संगठन जो व्यापक है और जिसके अंतर्गत सभी तत्व आपस में जुड़े हुए हो और उसकी क्या हो, सीमाएं भी हो। तो अब हम राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत जो हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करें तो डेविड ईस्टन ने दिया था, और बाद में आमंड और पावेल ने इसमें कुछ सुधार किया और एक नए रूप में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के रूप में राजनीति विज्ञान को यह सिद्धांत दिया। दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, न केवल बीए फर्स्ट ईयर की दृष्टि से अपितु स्नातकोत्तर दृष्टि से देखें हम, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं या नेट, सभी दृष्टि से देख लीजिए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्यार्थी इसकी जो भाषा शैली है इसके कारण कई बार भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बड़े आसान है, हम इसे बड़े आसान शब्दावली में इस टॉपिक को समझ सकते हैं।